हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैम रैंकर्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉड्यूल 1 एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें आपके 3 सेक्शन हैं। पहला है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, दूसरा है आपका एमओटी और तीसरा है आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सबसे पहले हम देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपका क्वांटम मैकेनिक्स है। क्वांटम मैकेनिक्स के इन्वॉल्व होने से पहले क्वेश्चन ये आता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स फेल क्यों हो गई, और यही आपके सिलेबस का पहला टॉपिक है। What is the reason behind the failure of classical mechanics? अगर हम इसकी बात करें तो बाय द लेट 19th सेंचुरी जो फिजिसिस्ट थे वो किसी भी नेचुरल फिनोमेना को क्लासिकल मैकेनिक्स की लॉ से ही एक्सप्लेन करते थे। मान लीजिए कोई मोशन से रिलेटेड अगर फिनोमेना हो रहा है तो वो न्यूटन्स लॉ लगा देते थे। अगर उसमें एनर्जी वगैरह इन्वॉल्व है तो मैक्सवेल इक्वेशन से उसको प्रूव करते थे। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई जब कुछ सालों बाद कुछ ऐसे फिनोमेना सामने आए जो क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉ से फुलफिल नहीं हो पा रहे थे, एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ, क्लासिकल जो मैकेनिक्स था वो फेल हो गया उन स्पेशल फिनोमेना पे। वो था आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जो सबसे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स को फेल करने वाला जो कारण था वो ये था कि वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। फिर आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया था और फिर और फिनोमेना आए थे। ठीक है, तो क्या कारण था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्यों ऐसा क्यों हुआ कि आपका क्लासिकल मैकेनिक्स का जो लॉ था, इसके जो रूल्स थे वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देखिए, क्लासिकल मैकेनिक्स में जो एनर्जी थी उसको वेव नेचर माना जाता था। मतलब ये मानते थे कि जो एनर्जी है वो एज ए वेव मूव करती है। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट उस टाइम तक सामने आए थे जो ये प्रूव करते थे कि जो लाइट है वो वेव नेचर होल्ड करता है। ओके, जैसे हम कुछ एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं। पहला कि अगर लाइट का, जैसे ये लेजर है, ये ग्रीन लेजर है, अगर ये ग्लास का कोई भी सिस्टम है, कोई भी पॉट है, अगर उसमें थोड़ा सा स्मोक वगैरह भरते हैं जिससे हमें लाइट का पाथ विजिबल हो सके, तो ये क्लियर करता था कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। उसके बाद जो रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना था, मतलब अगर कोई भी वाटर सरफेस है, कोई भी नदी का पानी है, कुछ भी है, वाटर सरफेस है, अगर लाइट उस पर गिरती है तो उसमें एक चमक आती है, एक शाइनिंग आती है। तो वो जो फिनोमेना था उसमें क्या होता था, मान लीजिए यहाँ से आपका ये लाइट फॉल हुआ, ये अंदर दूसरे मीडियम में, जैसे वाटर का दूसरा मीडियम है, वाटर में जाके थोड़ी सी झुक गई है और थोड़ा पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो गया है। ठीक है, तो ये जो फिनोमेना है, ये लाइट इस फिनोमेना को तभी फुलफिल कर सकता है जब ये मान के चलें कि लाइट एज ए वेव फॉर्म चल रहा है। ठीक है, दूसरा जो सबसे बड़ा मेजर कारण था ये प्रूव करने का कि लाइट वेव नेचर होल्ड करता है, वो था डिफ्रैक्शन। मतलब लाइट को जब पास किया गया किसी ग्रेटिंग से तो वो डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा था। तो इन कुछ एक्सपेरिमेंट्स ने ये प्रूव कर दिया कि लाइट जो था वो वेव नेचर होल्ड करता है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम यही मान के चल रहे थे कि लाइट में वेव नेचर होता है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे और जो भी फिनोमेना आता था उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते थे। लेकिन ब्लैक बॉडी रेडिएशन के केस में क्या हुआ कि ये फेल हो गया। नाउ बाद में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत क्लोजली कुछ फिनोमेना को देखा तो वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे इससे, जिस वजह से ये फेल हो गया, जिसमें मेनली ब्लैक बॉडी रेडिएशन था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, हाइड्रोजन इमिशन ऑफ लाइट था, और बहुत सारे बाद में, मतलब कुछ टाइम इंटरवल के बाद नए नए फिनोमेना ऐसे आने लग गए जो क्लासिकल मैकेनिक्स से जो नहीं हो रहे थे प्रूफ, लेकिन तब तक क्वांटम मैकेनिक्स रोल में आ गया था और वो उन सबको एक्सप्लेन कर रहा था। राइट, तो सबसे बड़ा मेजर चीज क्या थी कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे काम करता है, मतलब जो थोड़े लार्ज ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, और क्वांटम जो इन्वॉल्व हुआ वो माइक्रोस्कोपिक या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो उस टाइम पे इंट्रोड्यूस्ड हुए थे उन पे काम करता है आपका क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो कारण समझ में आया क्या कारण था फेल होने का, क्योंकि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ऐसे कुछ और फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जिस वजह से आपका क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गया था। अब हम देखते हैं कि क्यों प्रूफ नहीं कर पाया था, किस तरीके से प्रूफ नहीं कर पाया था। तो हम यहाँ पे 2 केस देखेंगे। फर्स्ट, एविडेंस ऑफ क्लासिकल ब्रेकडाउन, जिसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखेंगे। आगे हम देखेंगे सेकंड एविडेंस ऑफ क्लासिकल ब्रेकडाउन, जिसमें हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे। क्योंकि जो क्वेश्चन आता है उसमें क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि फेलियर क्यों हुआ और कोई एक एग्जांपल से आप उसको बताइए। ठीक है, मतलब
फेल हुआ है वो तो आप बता देंगे कि इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया इसलिए फेल हो गया, लेकिन क्यों फेल हुआ उनका एक एग्जाम्पल भी आपको देना पड़ेगा। मतलब या तो आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन से उसको लिखें या आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिखें, मतलब एक एग्जाम्पल डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा आंसर में। तो यहाँ पे हम दो एविडेंस देखने वाले हैं जिनकी वजह से क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गया। पहला हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को डिस्कस करेंगे, दूसरा हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे अलग से भी क्वेश्चन आए हैं। स्पेशली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे तो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट नोट में तो आते ही रहता है क्वेश्चन, लॉन्ग में थोड़ा सा और कुछ ऐड करके पूछ लेता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पहले हम देखते हैं पहला एविडेंस, वो था आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखिए जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरती है तो तीन केस हो सकते हैं। वो लाइट उस ऑब्जेक्ट से, कुछ ऑब्जेक्ट लाइट ऑब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ ट्रांसमिट कर देता है और कुछ रिफ्लेक्ट कर देता है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट पे लाइट गिर रही है, कुछ उसने ऑब्जर्व कर ली, कुछ उसने ट्रांसमिट कर दी और कुछ उसने रिफ्लेक्ट कर दी। ठीक है, तो ये तो प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। जैसे कि सोलर सिस्टम से जो सोलर रेडिएशंस आ रही हैं, हमारे अर्थ पे जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह अवेलेबल हैं, क्योंकि अर्थ पे तो हम लोग भी एक ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, हम लोग भी अगर धूप में खड़े हो जाएंगे तो हम भी कुछ ना कुछ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिसकी वजह से हम गर्म हो जाते हैं। तो ये हर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है कि वो कुछ रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेगा, कुछ को रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, अब अगर कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो 100% रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपका होगा ब्लैक बॉडी। देखिए ब्लैक बॉडी कोई ब्लैक कलर की बॉडी नहीं है। ब्लैक बॉडी से आप ये मत समझिए कि कोई एक ऐसा सिस्टम है, कोई एक ऐसी बॉडी है जो ब्लैक है। ब्लैक बॉडी, एक तो ब्लैक कलर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लैक कलर। ठीक है, तभी कहते हैं कि गर्मियों में काले कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि गर्मियों में ऑलरेडी आप हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इतना टेम्परेचर हाई है, और आप ब्लैक कलर के कपड़े पहनेंगे तो ब्लैक कलर तो और ज्यादा एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन को, तो और ज्यादा गर्मी लगेगी आपको। इसलिए जनरली गर्मियों में व्हाइट कलर के कपड़े जो है वो प्रेफर किए जाते हैं, कॉटन व्हाइट कलर के। ठीक है, तो ब्लैक कलर ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। दूसरा, ब्लैक का मतलब ये भी होता है कि कुछ अगर हमें विजिबल नहीं हो रहा है, मतलब अगर कुछ ऐसा है जो जिसकी विजुअल रेंज में वेवलेंथ इमिट नहीं हो रही है, तो वो हमको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हम केवल वही चीजें देख सकते हैं जो विजुअल रीजन, जिनकी वेवलेंथ विजुअल रीजन में लाई करेगी। ठीक है, क्योंकि हम केवल विजुअल मतलब 400 से 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ की चीजें ही विजुअल कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो 100% रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे एंड 100% उसको इमिट कर दे, ठीक है, वो होगा आपका ब्लैक बॉडी। तो अगर हम ब्लैक बॉडी रेडिएटर की बात करें तो ऑब्जेक्ट या फिर कोई सिस्टम दैट एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशन इंसिडेंट अपॉन इट, उस पर गिरने वाली सारी की सारी रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं ये कोई एक ब्लैक बॉडी है, ये कोई एक ब्लैक बॉडी है और यहाँ पे होल है जहां से लाइट जो है वो अंदर जा सकती है। तो पहले केस में मान लीजिए आपका जो ऑब्जेक्ट है, अगर आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने लग जाता है। जैसे कि अगर हम किसी गर्म जगह खड़े हैं तो हम भी गर्म होने लगेंगे। ठीक है, फिर गर्म होने से अगर हम किसी ठंडी जगह चले जाएंगे तो हमारा जो रेडिएशन है वो इमिट हो जाएगा और हम भी धीमे धीमे हमारा टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा। तो ये हर ऑब्जेक्ट के साथ होता है, हर सिस्टम के साथ होता है। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये सराउंडिंग है, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है तो ये ऑब्जेक्ट धीमे धीमे रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने लगेगा और अपने टेम्परेचर को भी बढ़ाएगा। अब जब सराउंडिंग ठंडा हो जाएगा तो ये धीमे धीमे क्या करेगा, रेडिएशन को इमिट करने लग जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, इसका टेम्परेचर फिर डाउन हो जाएगा। तो एक केस में ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है और दूसरे केस में क्या कर रहा है, रेडिएशन को इमिट कर रहा है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएटर समझ में आया कि ब्लैक बॉडी है क्या। ओके, तो अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, हम एक ब्लैक बॉडी का एग्जांपल लेते हैं, वो है आपकी आयरन रॉड। मान लीजिए कोई लोहे की रॉड है, उसको आप गर्म कर रहे हैं। ठीक है, या फिर आप लोगों ने जो
लोहे से काम करते हैं, जनरली आप लोग मार्केट में देखते हैं लोहे से काम हो रहा होता है तो उसको वो हीट कर रहे होते हैं जिससे कि आप उसको वो नए फॉर्म में दे सकें। अगर कभी देखा हो तो लोहे को जब वो गर्म करते हैं, काफी ज्यादा गर्म करते हैं, तो आपको दिखेगा कि जो लोहे की रॉड है वो सबसे पहले आपको रेड कलर की दिखना शुरू होगी। अगर और ज्यादा वो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो ऑरेंज कलर की दिखेगी, फिर और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो येलो, फिर ब्लू, फिर व्हाइट। तो इस टाइप से क्या हो रहा है कि हमको वो पहले रेड दिख रही है। रेड का मतलब है ज्यादा वेवलेंथ। अगर आपको विबग्योर याद है, विबग्योर, विबग्योर में क्या होता है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर की, ठीक है, और सबसे कम होती है वॉयलेट कलर की। तो अगर वो हमको रेड दिख रहा है, अगर आयरन की रॉड गर्म होने पे हमको रेड कलर की दिख रही है, इसका मतलब है कि रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो इमिट हो रही है। तभी तो हमें वो रेड कलर का दिख रहा है, क्योंकि उससे रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो इमिट हो रही है। उसके बाद वो ऑरेंज कलर का दिख रहा है, फिर येलो। तो रेड से ब्लू की तरफ मतलब वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे आयरन रॉड का टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है उसकी वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। ऑब्वियस है, क्योंकि सबसे कम टेम्परेचर पे हमें वो लाल दिखी थी, मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ की दिखी थी, और जैसे टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दिया वैसे ही वो हमको ब्लू दिख रही है जिसकी वेवलेंथ कम होती है, सबसे कम होती है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जैसे जैसे उस आयरन रॉड का, जिसे हम ब्लैक बॉडी मान रहे हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, उसकी वेवलेंथ, जो इमिटेड वेवलेंथ है जो हमें दिखाई दे रही है, वो डिक्रीज होती चली जा रही है। ठीक है, इस स्पेक्ट्रम को देखो, यहाँ पे बाई एक्सिस पे मैंने इमिटेंस रखा है, मतलब एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब यहाँ पे वो एनर्जी है जो रेडिएट हो रही है, जो इमिट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे है वेवलेंथ, राइट, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो रहा है कि ये देखिए यहाँ पे पीक गई और यहाँ इन्फिनिटी पे चली गई। तो ये एक वेवलेंथ ऐसी है जो मैक्सिमम मैक्सिमम है। ठीक है, अब जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ये दूसरे टेम्परेचर पे है, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हुआ कि ये जो पीक है, ये जो लैम्डा मैक्स है, मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ, थोड़ा सा पीछे साइड शिफ्ट हुआ है, मतलब लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हुआ है। फिर सबसे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे ब्लू वाले केस में देखिए, ये मैंने रेड कलर से इसलिए बनाया क्योंकि ये पहला केस है जो हमें रेड दिखाई दे रही थी रॉड। फिर मैंने ऑरेंज बनाया, फिर येलो बनाया, फिर ब्लू बनाया। ब्लू कलर का ग्राफ ये दिखा रहा है कि इस पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर है और इसकी लैम्डा मैक्स जो है वो सबसे कम हो गई है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया कि टेम्परेचर जैसे जैसे हम आयरन रॉड का बढ़ा रहे थे तो इमिटेंस वाली जो इमिटेंस वेवलेंथ है वो डिक्रीज हो रही है। ये हमको कलर से पता चल रहा है, क्योंकि हमको जो कलर दिख रहा है उसके बेसिस पे हम बता रहे हैं कि वेवलेंथ है वो डिक्रीज हो रही है। तो ये ग्राफ भी यही बता रहा है। अब ये ग्राफ तो आपको समझ में आ गया, इसमें कुछ नहीं है ग्राफ में, सीधा सीधा वो कंक्लूजन है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे ब्लैक बॉडी का तो जो लैम्डा एम है, मैक्सिमम वेवलेंथ है, वो डिक्रीज होती चली जाएगी, जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ। और कुछ नहीं है, ये अलग अलग टेम्परेचर पे आपको ग्राफ दिखाए गए हैं केवल वेवलेंथ को बताने के लिए, और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज देखो, ब्लैक बॉडी के बारे में मैंने आपको बताया कि वो 100% एब्जॉर्ब करती है और 100% इमिट करती है। तो ये जो इमिटेंस वाला जो आप एक्सिस ले रहे हैं, तो वो इमिट तो सारी वेवलेंथ कर रही है। अगर ब्लैक बॉडी है तो वो 100% इमिटेंस करेगा, मतलब उसने जो एब्जॉर्ब किया था वो सब इमिट करेगा। सब इमिट करेगा मतलब उसने जितनी भी वेवलेंथ एब्जॉर्ब की थी वो सारी वेवलेंथ इमिट करेगी। देखिए मैं वेवलेंथ बता रही हूँ, आप एक सीधी सी बात समझिए, एनर्जी जो है वो वेवलेंथ से कनेक्टेड होती है। अगर आप फ्रिक्वेंसी की बात करें या फिर वेवलेंथ की बात करें तो आप ये समझिए कि आप एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो वेवलेंथ इमिट करने का मतलब है कि वो पर्टिकुलर एनर्जी को इमिट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे वेवलेंथ के टर्म्स में ही बात करूंगी, क्योंकि सारे रिलेशन जो है वो वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी के टर्म्स में ही हुए हैं, जो इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स करके या फिर डेरिवेशन देके जो प्रूव किए थे। ठीक है, ओके। तो ब्लैक बॉडी है, 100% एब्जॉर्ब करेगा और 100% इमिट करेगा। ठीक है, अब इमिट तो वो सारी वेवलेंथ का कर रहा है, ये जो वेवलेंथ है ये सारी वेवलेंथ इमिट हो रही है,
लेकिन आपको एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ही दिखाई दे रही है, क्योंकि आप केवल विजुअल रेंज की वेवलेंथ को ही देख सकते हैं। आप IR, UV, इसमें कोई भी वेवलेंथ निकले आपको विजुअल नहीं होगी, आपको दिखाई नहीं देगी। हम केवल 400 से 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ जो विजुअल रेंज में आती है, केवल उसी को देख सकते हैं। ठीक है, तो इस रेंज में मतलब जैसे पहला वाला में रेड दिखाई दे रहा था, इसका मतलब जो रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो कई ज्यादा, मतलब एक रेंज काफी ज्यादा उस वेवलेंथ का जो रेडिएशन इमिट हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे एक बड़ा सा पीक दिख रहा है। ठीक है, तो ये कारण था इस स्पेक्ट्रम का। तो ये तो हो गई ब्लैक बॉडी की बात, मैंने ब्लैक बॉडी बताया, ब्लैक बॉडी का एग्जाम्पल भी बताया, और ये ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम है। अब इन लोगों के लिए चैलेंज ये था क्लासिकल मैकेनिक्स में कि ये जो स्पेक्ट्रम है, इस स्पेक्ट्रम को आप क्लासिकल मैकेनिक्स में आप बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। तो दो एक्सपेरिमेंट ऐसे थे जो इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन से कनेक्ट हो सकते थे, क्योंकि ये जो रेडिएशन थी ये वेवलेंथ और टेम्परेचर के रिलेशन में थी। ठीक है, कि टेम्परेचर आप बढ़ाते चले जा रहे हैं, वेवलेंथ डिक्रीज होता चला जा रहा है। तो सबसे पहले बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से इसको प्रूव करने की कोशिश की गई। बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में क्या था कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ठीक है, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, और फ्रीक्वेंसी जो है 1/λ लिख सकते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो टेम्परेचर है वो रेसिप्रोकल है वेवलेंथ के। मतलब जब जब टेम्परेचर बढ़ेगा वेवलेंथ घटेगा। तो ये रिलेशन तो बिल्कुल फिट बैठ रहा था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम से ये रिलेशन तो बिल्कुल फिट बैठ रहा था। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जा रहे हैं तो वेवलेंथ जो है वो लोअर वैल्यू पे शिफ्ट होती चली जा रही है। पहले वाले केस में इतनी ज्यादा वेवलेंथ थी, फिर टेम्परेचर बढ़ाया, ये हो गई, फिर ये हो गई। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई? जो बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ था इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, ये स्पेक्ट्रम को 100% प्रूफ नहीं कर पाया, क्योंकि ये जो लोअर वेवलेंथ है इन पे तो ये स्पेक्ट्रम को प्रूव कर रहा था, लेकिन जैसे ही हायर वेवलेंथ की तरफ जा रहे थे तो ये बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ वहां पे फेल हो गया। ठीक है, तो दो एक्सपेरिमेंट थे जो प्रूव कर सकते थे, उनमें से एक तो फेल हो ही गया है। दूसरा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, इन्होंने बोला था कि जितना भी इमिटेड लाइट होता है, टोटल रेडिएशन, ये इंटीग्रेशन का मतलब है सम, जितना भी रेडिएशन इमिट हो रहा है उन सबका सम, मतलब पूरा का पूरा रेडिएशन जो है, इमिटेड रेडिएशन, वो प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की पावर 4 के। पर ये भी जो है वो काम नहीं किया, ये भी फेल हो गया। फिर बीन्स ने क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और फर्दर उन्होंने ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को अपने लॉ से, अपना जो टेम्परेचर और वेवलेंथ वाला रिलेशन था उससे प्रूव करने की कोशिश की। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रेंज ली, उन्होंने बोला कि मान लीजिए ये लैम्डा मैक्स जो है, मैक्स वेवलेंथ जो है जिसपे हमें कलर दिख रहा है, वो एक बैंड है, मतलब एक रेंज है वेवलेंथ की। हम मानते हैं लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा, लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा, ये एक रेंज है वेवलेंथ की, और ये पूरी रेंज को उन्होंने मान के इसको प्रूव करने की कोशिश की। फिर इन्होंने एक इक्वेशन दी, पर ये इक्वेशन भी वो फेल हो गए, क्योंकि ये इक्वेशन जो है वो लोअर वेवलेंथ पे तो काम कर रही थी, लेकिन जैसे ही हायर लैम्डा की तरफ जाते थे वहां पे वो स्पेक्ट्रम को फुलफिल नहीं कर पा रही थी, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इसमें फेल हो गया, स्टीफेन वाला भी लॉ फेल हो गया। तो इस वजह से क्लासिकल मैकेनिक्स के जो मेजर नियम थे जो उसको एक्सप्लेन कर सकते थे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, उसके बाद एक और नए साइंटिस्ट आए, वो थे आपके रेले और जीन्स। इन्होंने भी प्रूव की ब्लैक बॉडी रेडिएशन को क्लासिकल मैकेनिक्स से प्रूव करने की कोशिश की, रेले और जीन्स ने। ठीक है, इन्होंने ये एक इक्वेशन दिया, इस इक्वेशन को देने के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा अजम्पशन माना। इन्होंने माना कि जो वेवलेंथ है, जो एनर्जी है, इन्होंने कहा कि एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी वर कंटिन्यूअसली एडेड टू सिस्टम व्हेन फ्रीक्वेंसी वाज इंक्रीज। वो ये कह रहे हैं कि जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो उस सिस्टम में कंटिन्यू बहुत स्मॉल अमाउंट में एनर्जी है वो कंटिन्यूअसली ऐड होती चली जाती है। और इस अजम्पशन को मान के उन्होंने ये इक्वेशन डिराइव की। उन्होंने एक अजम्पशन माना कि जो एनर्जी है, जो रेडिएशन है,
सिस्टम में बहुत स्मॉल अमाउंट में, एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट में कंटिन्यू ऐड होती चली जा रही है। और इस अजम्पशन को मान के उन्होंने ये इक्वेशन ड्राइव की और इस इक्वेशन से उन्होंने उस स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। बट उनका ये जो स्पेक्ट्रम था ये हायर वेवलेंथ पे तो काम किया पर लोअर वेवलेंथ पे फेल हो गया। देखिए ये जो है ये रेले जीन्स का ही है ग्राफ, जिसे क्लासिकल प्रेडिक्शन बोला मैंने, ये रेले जीन्स का ही है। तो ये स्पेक्ट्रम जो है, ये स्पेक्ट्रम जो है ब्लैक बॉडी का, उसका जो हाफ पार्ट है राइट साइड वाला, उससे तो ये बिल्कुल मैच कर रहा है। मतलब हायर वेवलेंथ पे तो ये मैच कर रहा था, लेकिन लोअर वेवलेंथ का क्या, लोअर वेवलेंथ पे ये फेल हो गया। तो बीन्स डिस्प्लेसमेंट लो हायर वेवलेंथ पे फेल हो गया और क्लासिकल इनका रेले जीन्स का जो है वो लोअर वेवलेंथ पे फेल हो गया। तो मतलब कोई भी अभी तक क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसा लॉ नहीं था जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के पूरे स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर दे। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ कि नया एक टर्म आया, एक नया टर्न आया, वो ये था कि अब प्लांक जो थे वो इन्वॉल्व हुए। प्लांक जो थे उन्होंने, अब प्लांक ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल डेटा से बिल्कुल करेक्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन को प्रूव किया। प्लांक पहले ऐसे थे। ठीक है, प्लांक ने क्या किया, प्लांक ने थोड़ा सा चेंज किया रेले जीन्स में। जैसे रेले और जीन्स का मानना था कि एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअस ऐड होती चली जा रही है सिस्टम में, पर प्लांक ने बोला नहीं, एनर्जी कंटिन्यू ऐड नहीं हो रही है, बल्कि एनर्जी मस्ट कम इन सर्टेन यूनिट इंटरवल्स इंस्टेड ऑफ बीइंग एनी रैंडम यूनिट और नंबर। मतलब उनके कहने का मतलब था कि एनर्जी सिस्टम में जो है वो ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू ऐड होती चली जा रही है, बल्कि एक पर्टिकुलर इंटरवल में वो एनर्जी जो है वो सिस्टम से कनेक्ट होती है। और इस एनर्जी के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा अजम्पशन माना, E बराबर NH न्यू। मतलब उन्होंने बोला कि H न्यू, E बराबर H न्यू, ये एक फिक्स एनर्जी है जो डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पे। मतलब फ्रीक्वेंसी अगर अलग अलग होती चली जाएगी तो एनर्जी भी अलग अलग होती चली जाएगी। तो इन्होंने बोला कि E बराबर H न्यू, जो प्लांक का जो इक्वेशन था जहाँ पे H को प्लांक कांस्टेंट बोल दिया, H यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है और E बराबर H न्यू, इन्होंने अपना प्लांक इक्वेशन दिया था। इन्होंने बोला था कि एक फिक्स एनर्जी, फिक्स मतलब एक क्वांटाइज्ड एनर्जी, जैसे E बराबर NH न्यू है, अगर n बराबर 1 रखेंगे तो E बराबर H न्यू, n बराबर 2 मतलब 2H न्यू, 3H न्यू, 4H न्यू, मतलब एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक क्वांटाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ही जो है वो सिस्टम में कनेक्ट होगी। ठीक है, ये प्लांक ने माना और इस अजम्पशन को फॉलो करके उन्होंने इक्वेशन ड्राइव की जहां पे E बराबर NH न्यू से उन्होंने ये एक नई इक्वेशन दी। ये इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन ऐसी थी जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को बिल्कुल उसके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पा रही थी। ठीक है, इसमें दो टर्म है। पहला ये H न्यू, मतलब प्रोपोर्शनल टू जो भी इंटेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी मतलब जो भी इमिटेंस, जो स्पेक्ट्रम का जो बाई एक्सिस है वो प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी की पावर Q, और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कनेक्टेड है लैम्डा से। ठीक है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी की पावर Q या फिर 1/λQ, हम ये कह सकते हैं। दूसरा, ये एक एक्सपोनेंशियल टर्म है। तो ये दो टर्म यहाँ पे इनकी इक्वेशन में ऐसे थे जिन्होंने पूरे स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर दिया। कैसे, ये है रेडिएशन इंटेंसिटी, ठीक है, ये है वेवलेंथ। अब पहला वाला जो टर्म था इनका, ये एक्सपोनेंशियल जो टर्म था, तो ये क्या हो रहा था कि वेवलेंथ के साथ, मान लीजिए ये वेवलेंथ है, जब ये वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो ये टर्म भी जो है वो इंक्रीज होता चला जा रहा था। ठीक है, अब जब वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो ये वाला जो टर्म है, क्योंकि यहाँ पे 1 में वेवलेंथ क्यू है, तो ये वाला टर्म क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। इनकी इस इक्वेशन में ये दो टर्म है, पहला टर्म है ये और दूसरा टर्म है ये। अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो पहला ये है और दूसरा ये है। तो सबसे पहले ये जो एक्सपोनेंशियल वाला जो केस है, जैसे ही आप वेवलेंथ बढ़ा रहे हैं सबसे पहले ये वाला जो है वो डोमिनेटिंग हो जाता है और ग्राफ को इंक्रीज करता है।
ठीक है। इंक्रीज करने के बाद एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, जिसे आप लैम्डा मैक्स बोल रहे हैं, इस वेवलेंथ के बाद अगर आप वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो ये वाला जो टर्म है एक्सप्रेशन का, वो डोमिनेटिंग होने लग जाता है और आपका ग्राफ नीचे आने लग जाता है। जैसे एक्सपोनेंशियल पार्ट की वजह से ये ग्राफ ऊपर जा रहा था, मतलब रेडिएंट एनर्जी इंक्रीज हो रही थी। देखिए दो टर्म है, पहला है 1/क्यू लैम्डा क्यू और दूसरा है एक एक्सपोनेंशियल वाला। ठीक है, अब एक एक्सप्रेशन में ये दो टर्म है, अगर आप एक्सप्रेशन में चेंज देखेंगे वेवलेंथ को चेंज करके तो आपको दोनों टर्म को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। तो जब छोटी वेवलेंथ थी, जब लो वेवलेंथ थी, मतलब लैम्डा मैक्स से जो कम वाली वेवलेंथ थी, उस केस में ये वाला डोमिनेटिंग टर्म था। ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ छोटी है तो 1/λ इतना कुछ खास रोल प्ले नहीं कर रहा था। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये इंक्रीज हुआ। अब जब वेवलेंथ बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, तो ये बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर हो गया, क्योंकि ये लैम्डा जितना बड़ा होता चला जाएगा ये टर्म उतना ज्यादा गिरता चला जाएगा, मतलब ओवरऑल वैल्यू को डाउन लेता चला जाएगा। तो क्या हुआ कि इस लैम्डा मैक्स के बाद ग्राफ जो है वो डाउन आने लग गया। तो केवल एक प्लांक की ही इक्वेशन ऐसी थी जिन्होंने पूरी की पूरी फुल बॉडी रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम था उसको बिल्कुल एग्जैक्ट एक्सप्लेन किया कि क्यों लोअर वेवलेंथ पे ग्राफ ऊपर जा रहा है और क्यों हायर वेवलेंथ पे ग्राफ नीचे आ रहा है। ठीक है, तो प्लांक ने प्रूव किया और उनका जो अजम्पशन था वो क्या था कि क्वांटाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी बराबर E बराबर एच न्यू, जहां पे आपका ये क्या है एच प्लांक कांस्टेंट मान लिया, एक कांस्टेंट था एक्चुअली, एक कांस्टेंट यूनिट के रेस्पेक्ट में काम हो रहा था, तो उन्होंने इस पूरी कांस्टेंट यूनिट को एच मान लिया, जिन्होंने अपना ही नाम दे दिया प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, और ये है पूरी प्लांक इक्वेशन। नाउ यही एक टर्म था जिससे क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो इन्वॉल्व हुई। ठीक है, तो पहला एविडेंस मैंने आपको बता दिया। आपका क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, गिव वन एग्जांपल, मतलब एक एग्जांपल आपको देना है। तो कारण क्या था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और बहुत ज्यादा बाद में जो आए थे उनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। पहला एविडेंस मैंने आपको बताया ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। इसमें क्या था कि स्टेप बाय स्टेप है, मतलब जितना भी पहले रूल प्रेजेंट था, जैसे कि दो रूल थे बीन्स वाला और स्टीफेंस वाला, दोनों में से कोई भी उसके स्पेक्ट्रम को नहीं बता पाए। बीन्स वाला क्या हुआ था, हायर वेवलेंथ पे फेल हो जा रहा था, फिर रेले जीन्स आए, उनका लोअर वेवलेंथ पे फेल हो जा रहा था। प्लांक ने रेले जीन्स के अजम्पशन में थोड़ा सा चेंज किया, उन्होंने कहा कंटिन्यूअस एनर्जी ऐड होती है, उन्होंने की नहीं, कंटिन्यूअस नहीं होती है बल्कि क्वांटाइज एनर्जी होती है। ठीक है, उन्होंने इसमें चेंज करके नया इक्वेशन दिया जो बिल्कुल एग्जैक्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को प्रूव कर रहा था, पर वहां से एक नया टर्म ऐड हो गया, वो था आपका क्वांटम, मतलब क्वांटाइज्ड एनर्जी, मतलब एक फिक्स क्वांटा। ठीक है, अब उस टाइम पे जब प्लांक ने वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया था, तब E बराबर एच न्यू जो क्वांटाइज्ड एनर्जी है वो उनका एक अजम्पशन था, वो केवल मान के चल रहे थे कि हाँ अगर हम E बराबर एच न्यू, मतलब अगर हम ये रिलेशन पुट करते हैं तो ये ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन कर देगा। उस टाइम तक केवल वो उनका अजम्पशन था। लेकिन 5 साल बाद जब दूसरा फिनोमेना रोल में आया, लोगों की नजरों में आया, साइंटिस्ट ने जब ऑब्जर्व किया एक नई फिनोमेना को, वो तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तब आइंस्टीन ने जब आइंस्टीन ने प्लांक के ही उस रूल को, उस अजम्पशन को बिल्कुल इस पे प्रूव कर दिया कि वो अजम्पशन बिल्कुल करेक्ट था, क्योंकि वो आने वाले फिनोमेना को भी एक्सप्लेन कर पा रहा था। ठीक है, सो हियर इज सेकंड एविडेंस ऑफ क्लासिकल ब्रेकडाउन, ये दूसरा एविडेंस है जो आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स को फेल करेगा, वो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, क्या हो रहा है कि एक कोई मेटल सरफेस है, मान लीजिए कोई भी मेटल है, मेटल सरफेस होने का मतलब है कोई भी मेटल है आपके पास, कोई भी मेटल हो सकती है, आयरन हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, कोई भी मेटल है। ठीक है, वो मेटल की जो सरफेस है, अगर उस पर लाइट गिरती है, अगर उस पर लाइट गिर रही है तो वो लाइट गिरने पे उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, मतलब जैसे ही किसी मेटल सरफेस पे लाइट गिरी वो तुरंत ही उसने शाइनिंग, एक चमक, एक इंस्टेंट शाइनिंग उससे आ रही थी। ठीक है, तो
क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन उससे निकल रहे थे। अब ये थोड़ा सा सोचने वाला था कि मतलब ऐसा कैसे हो रहा है कि भाई मेटल सरफेस पे जैसी ही लाइट गिर रही है वैसे ही निकल जा रहा है। तो ये जो फिनोमेना था ये सोचने वाला था। अब नया उनके पास प्रोजेक्ट ये आ गया कि भाई अब ये प्रूव करो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूव करो। फिर क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉ से कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ। फिर आगे कोशिश करते चले गए। फिर बाद में जब जो प्लांक ने अजम्पशन माना था उससे जब उन्होंने ट्राई किया तो उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी प्रूव कर लिया। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये है क्या, इफेक्ट है क्या। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और अदर फ्री कैरियर्स व्हेन लाइट इज शोन इनटू मटेरियल। इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इन दिस मैनर कैन बी कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये कह रहे हैं कि जब किसी मेटल की सरफेस पे रेडिएशन या लाइट डाली जाती है तो उससे इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं और इनसे जो इलेक्ट्रॉन इमिटेड हो रहे हैं उनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये तो है आपके इसकी बात। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए एक टर्म आपको पता होना चाहिए, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा चुकी हूँ। आयोनाइजेशन में क्या होता है कि जो मेटल है, मेटल सरफेस है, वो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से मिलके बना होगा। ठीक है, वो जो एलिमेंट होगा, मान लीजिए अगर मेटल का सरफेस है, लोहे का सरफेस है, आयरन का सरफेस है, तो वो Fe एलिमेंट से मिलके बना होगा। मतलब कोई भी मेटल है तो कोई ना कोई एलिमेंट का तो मेटल होगा ना वो। मतलब बहुत ज्यादा उसमें मेटेलिक बॉन्डिंग होगी जो उस मेटल को एक फॉर्म दे रहा होगा जिसपे लाइट गिर रही है और इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। ठीक है, तो वो जो एलिमेंट है, तो हर एलिमेंट में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर लाइट गिरने पे ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो इसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। यही हो रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि जो मेटल थी जैसे ही उस पे लाइट गिर रही थी तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट हो जा रहे थे, निकल जा रहे थे। मतलब उसको उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी मिल जा रही थी और वो निकल रहे थे। ठीक है, ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रॉब्लम कहाँ आई, ऐसी कौन सी पॉइंट थी जिसने सोचने पे मजबूर कर दिया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लासिकल मैकेनिक्स से फॉलो नहीं होगा, एक्सप्लेन नहीं होगा। पहला पॉइंट ये था कि जैसे ही लाइट डाली जाती है तुरंत ही एनर्जी, तुरंत ही इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। रिलीज ऑफ लाइट इज नियरली इंस्टेंटेनियस अपॉन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। मतलब जैसे ही लाइट डाली गई तुरंत ही शाइनिंग निकली या तुरंत ही इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो गए। पहला कि मान लीजिए अगर वेव नेचर है तो बिल्कुल एकदम से तुरंत ही कैसे निकल रहे हैं, थोड़ा रुक के निकले, 5 मिनट बाद निकले, लेकिन जैसे ही लाइट गिरी तुरंत निकलने लग गए। मतलब कुछ तो स्पेशल है। दूसरा, मतलब एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का लाइट डालेंगे तभी निकलेंगे, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए ये जो मेटल है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनको निकलने के लिए एच न्यू नॉट एनर्जी की जरूरत है, जिसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे। अगर आप उसमें ऐसी एनर्जी डाल रहे हैं जो उसको इतनी एनर्जी दे ही नहीं पा रही है, मतलब मान लीजिए एच न्यू की एनर्जी आप डाल रहे हैं और ये फ्रिक्वेंसी इतनी कम ले रहे हैं कि वो टोटल उतनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दे ही नहीं पा रहा है कि वो इस एच न्यू नॉट को ओवरकम कर जाए। मैं ऐसे समझाती हूँ कि ये कोई इलेक्ट्रॉन किसी से बंधा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसी से बंधा हुआ है और उसको जाना है यहाँ पे, उसको इतना चलना है, इतना गैप उसको करना है, तो इतना एनर्जी तो उसको चाहिए ही चाहिए पड़ेगा यहाँ से यहाँ जाने के लिए। तो अगर कोई ऐसी लाइट डाली जा रही थी जो इस थ्रीसोल्ड एनर्जी को, उस इलेक्ट्रॉन की थ्रीसोल्ड एनर्जी को, जिसे आप एच न्यू नॉट या फिर बर्क फंक्शन बोलेंगे, उसको ओवरकम नहीं कर पाएगी, तो आप कितनी भी लाइट डाल दो, आप उसकी कितनी भी इंटेंसिटी डाल दो, वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि फोटोन तभी निकल रहा था कि जब एच न्यू नॉट मतलब उसके बर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी दी जाए। मतलब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि अगर आपको कहीं पे जंप करना है, कहीं पे जंप करना है
तो आपको जंप करने के लिए, उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए आपके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि आप उसे पहले जंप कर जाएं। मान लीजिए आप थके हुए हैं, आप चल ही नहीं पा रहे हैं, तो आप उसे जंप कर जाएंगे? नहीं। तो यही इलेक्ट्रॉन के साथ था कि उसका एक फिक्स अमाउंट, एक वर्क फंक्शन H0 थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, तो आपको उस एनर्जी से ज्यादा फ्रिक्वेंसी का आपको एनर्जी देना पड़ता, तभी वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट होता। अगर केवल वेव नेचर मान के चलते तो वेव आप धीमे धीमे देते चले जाते, जब वेव नेचर है तो वेव कुछ टाइम के बाद उतना हो गया और फिर उसको निकाल देता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। वेव नेचर से ये प्रूफ हो ही नहीं रहा था। ये वेव नेचर से इसलिए प्रूफ नहीं हो रहा था क्योंकि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को एक फिक्स एनर्जी की जरूरत थी। तो प्लांक का जो नियम था कि एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड होती है, वो यहाँ पे लगा। प्लांक का नियम जो था कि फिक्स एनर्जी होती है। देखो 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, और इन्होंने यूज किया था प्लांक रिलेशन को। इन्होंने ये कहा कि लाइट जो है उसमें वेव नेचर तो होता है, ये पहले प्रूफ हो चुका है क्लासिकल मैकेनिक्स में, लेकिन उसमें पार्टिकल करेक्टर भी होता है। पार्टिकल करेक्टर भी होता है, मतलब लाइट में जो पार्टिकल करेक्टर है वो लाइट उस छोटे छोटे एनर्जी के पार्टिकल्स, जिन्हें क्वांटा बोल रहे हैं, क्वांटा मतलब एनर्जी पॉकेट्स, ठीक है, उनके फॉर्म में आ रही है। और वो एनर्जी, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से लाइट आ रही है, एक पर्टिकुलर एनर्जी के पैकेट को लेके एक पार्टिकल के फॉर्म में आ रही है, और वो कोलाइड की, वो टकराई इस इलेक्ट्रॉन से। जैसे ही वो इस इलेक्ट्रॉन से टकराई, उसने अपनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे दी और इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी लेके निकल गया। समझ रहे हो? तो अब इलेक्ट्रॉन है, अब उसको निकलने के लिए मान लीजिए H0 एनर्जी चाहिए, और जो लाइट आ रही है वो H की आ रही है, और हम मान लेते हैं कि H इज ग्रेटर देन H0, मतलब जितनी एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा एनर्जी की लाइट उस पर आ रही है। तो जैसे ही वो लाइट उससे टकराई, उसने अपनी एनर्जी इसको दी, इतनी एनर्जी उसने ओवरकम की और वो निकल गया। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने ये प्रूव कर दिया कि जो लाइट है उसमें पार्टिकल करेक्टर भी होता है। तो यहाँ से ये प्रूफ हुआ था कि जो लाइट है उसमें वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है, दोनों नेचर होते हैं लाइट में। और ये प्रूफ करने वाला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, जिसे एक्सप्लेन किया था आइंस्टीन ने 1905 में। ठीक है, मतलब इन्होंने बोला कि पार्टिकल जो है वो फिक्स एनर्जी के होते हैं, जिन्हें हम एनर्जी पॉकेट्स भी कहते हैं, जिसे बोलते हैं क्वांटा। ठीक है, और E बराबर होता है H न्यू, जो 1 फोटोन की एनर्जी है। हर फोटोन की अलग अलग एनर्जी है, वो डिपेंड करेगी न्यू, मतलब 1 फोटोन की एनर्जी है H न्यू, और ये न्यू पे डिपेंड करेगा कि वो कितनी है। देखिए H न्यू का मतलब ये नहीं है कि मैं जहां पे भी H न्यू बोल रही हूँ तो आप केवल H न्यू समझे। न्यू यहाँ पे वेरिएबल है, फ्रिक्वेंसी, जितनी आप फ्रिक्वेंसी चेंज करते चले जाएंगे E की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी, मतलब एनर्जी चेंज होती चली जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी नहीं था, एक मेटल की सरफेस थी, जब उस पर लाइट जल रही थी उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा है ये सोचा अल्बर्ट आइंस्टीन ने। उन्होंने बोला कि सबसे बड़ा कारण ये है कि एक फिक्स फ्रिक्वेंसी की लाइट गिरेगी तभी वो इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहा है, मतलब उस इलेक्ट्रॉन की अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी H0 है और अगर हम उससे ज्यादा एनर्जी नहीं दे रहे हैं तो वो नहीं निकाल रहा है। तो इसने प्रूव किया कि वेव नेचर यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे एनर्जी जो है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में आ रही है, जो पार्टिकल एक स्पेशल क्वांटाइज्ड एनर्जी को होल्ड कर रहा है, और जैसे ही वो लाइट पार्टिकल्स के फॉर्म में इन इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर रही है, वो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को दे रही है और इलेक्ट्रॉन्स निकल जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, टोटल एनर्जी इक्वल टू H0, मतलब वो थ्रेशोल्ड बैरियर जिसे पार करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो क्या था, मान लीजिए ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, लाइट आ रही है, अब इलेक्ट्रॉन्स की H पार करके जब इलेक्ट्रॉन निकला तो कुछ मूव करेगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी शो करेगा। तो जितनी ज्यादा एनर्जी आप देंगे वो केवल H एनर्जी को यूज कर लेगा उस बैरियर को पार करने के लिए, और सारी की सारी बची हुई एनर्जी, टोटल एनर्जी में से सारी बची हुई एनर्जी को वो एज ए काइनेटिक एनर्जी यूज करेगा, मतलब मूव करने में यूज करेगा। मान लीजिए
केवल एच न्यू नॉट उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है और आप केवल एच न्यू दे रहे हैं, जहाँ पे एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट है, मतलब ये दोनों एनर्जी बराबर है, जितनी एनर्जी उसको चाहिए और उतनी एनर्जी आप दे रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन केवल निकलेगा, उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, मतलब वो बाहर नहीं निकल पाएगा, केवल लूज हो जाएगा लेकिन कुछ मूव नहीं करेगा। आपको उसको मूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, उसके थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा। ठीक है, तो टोटल एनर्जी बराबर हो गया क्या, एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। ठीक है, इस एच न्यू नॉट को हम इससे भी लिखते हैं जिसे वर्क फंक्शन कहते हैं, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, एच न्यू माइनस 5, मतलब वर्क फंक्शन, मतलब टोटल एनर्जी में से उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी घटा दी, तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इस पे आप न्यूमेरिकल करने वाले हैं, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। जैसे मैं पहला न्यूमेरिकल देख लेती हूँ, अब हम न्यूमेरिकल में इंटर कर रहे हैं। हमने पहला जो बहुत ही बड़ा टॉपिक था, बड़ा टॉपिक मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स के फेल होने का कारण जो था वो देखा, उसके दोनों जो एविडेंस थे, बहुत और भी आगे जो और भी फिनोमेना आए जो क्लासिकल मैकेनिक्स से प्रूव नहीं हुए, लेकिन मैंने मेनली आपको दो ही बताए हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो सबसे बड़ा और सबसे पहला कारण था, और उसके 5 साल बाद जो आया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब हम आ गए अपने न्यूमेरिकल पे, न्यूमेरिकल देखते हैं। कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ बताइए ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विच आर एसोसिएटेड विद एन एनर्जी ऑफ 100 MeV मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट। मतलब वो ये कह रहे हैं, इन्होंने कुछ यहाँ पे कन्वर्जन भी दिया है, 1 MeV बराबर इतना अर्क, एच की वैल्यू भी दी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने सिंपल इस क्वेश्चन में एनर्जी दे दी है, उन्होंने कितनी एनर्जी दी है, 100 MeV, 100 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट की उन्होंने एनर्जी दी है। उन्होंने बोला है कि हमें वेवलेंथ बता दो। अब प्लांक की इक्वेशन से E बराबर एच न्यू हम जानते ही हैं, न्यू की जगह हम लिख सकते हैं C अपॉन लेमडा, तो E बराबर हो गया एच सी अपॉन लेमडा। अब क्या है, एनर्जी आपके पास है ही, लेमडा आपको निकालना ही है, H कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू भी दे दी है, C भी आपका कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको पता होती है, नहीं पता होती है तो मैं बता दूं, C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। एनर्जी रखी है हमने 100 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट, एच की वैल्यू रख दी यहाँ पे जो दी गई थी, सी की वैल्यू रख दी, अपॉन लेमडा आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे इसकी यूनिट MeV है, इसकी यूनिट अर्क सेकेंड है, इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड है, सबकी यूनिट अलग अलग है। कैसे करोगे, यूनिट तो कहीं से आप काटा पीटी करोगे ना, आप यूनिट तो हटाओगे क्योंकि आप वेवलेंथ निकाल रहे हो, वेवलेंथ की यूनिट तो डिस्टेंस की होती है, जैसे मीटर हो, सेंटीमीटर हो, एंगस्ट्रॉन हो, तो आपको यूनिट को ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे इजी करने के लिए उन्होंने कन्वर्जन दे ही दिया था, यहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया था, 1 MeV बराबर इतने अर्क, तो सिंपली आप MeV की जगह ये रख देंगे। ठीक है, ERG कैंसिल हो गया, यहाँ पे सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, आप सॉल्व करेंगे, लैम्डा बराबर आपको मिल जाएगा इतने मीटर। तो ये तो आपका हो गया क्वेश्चन जिसमें कुछ नहीं था, सिंपल प्लांक इक्वेशन, E बराबर एच न्यू या फिर E बराबर एच सी अपॉन लेमडा लगाना था। E आपको दे रखा था और लेमडा आपसे पूछ रखा था। ऐसे और भी क्वेश्चन दे सकते हैं, वो आपको एनर्जी दे देते, बोलते इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ, कुछ नहीं था भाई, आपको सी भी नहीं रखना पड़ता, E बराबर एच न्यू लगाते, E अपॉन एच बराबर न्यू, सॉल्व हो जाता। तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है, केवल आपको यूनिट्स का ध्यान देना है और फॉर्मूले का ध्यान देना है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द एनर्जी पर फोटोन फॉर रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दिस। अब देखो इसमें क्या था, क्वेश्चन बहुत आसान है पर एक छोटा सा इसमें पॉइंट है, वो आपको इधर देखना पड़ेगा। इन्होंने बोला है कि एनर्जी पर फोटोन बताइए और वेवलेंथ दे दी है। देखिए जो E बराबर एच न्यू है, ये पर फोटोन एनर्जी है, मतलब एक फोटोन की एनर्जी ही है E बराबर एच न्यू। ठीक है, ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी आप आगे क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको एक ट्रिक समझ में आएगी, एक तरीका समझ में आएगा। वो क्या करेंगे, आपको टोटल एनर्जी दे देंगे और बोलेंगे कि कितने फोटोन्स इन्वॉल्व हैं, तो तब ये बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि E बराबर एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एक फोटोन की। प्लांक ने क्या बोला था कि जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी पॉकेट्स के रूप में आ रही है, जिनमें E बराबर NH न्यू, मतलब E बराबर एच न्यू, जैसे या तो
एक एच न्यू या 2 एच न्यू, 3 एच न्यू, 4 एच न्यू, इस टाइप से एनर्जी के पॉकेट्स आ रहे हैं। तो 1 फोटोन की एनर्जी क्या है यहाँ पे, E बराबर एच न्यू। न्यू की जगह C अपॉन लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू उन्होंने दी है, लेकिन ये दिया है पिकोमीटर में, इन्होंने दिया है पिकोमीटर में। तो एक पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर। ये कन्वर्जन आपको करना पड़ेगा, और कन्वर्जन जरूर करना। यूनिट्स में हमेशा इसीलिए रखती हूँ जिससे आप यूनिट्स को कैंसिल आउट कर सकें और आपको अल्टीमेट यूनिट का पता चल जाए। एच की वैल्यू इन्होंने दी नहीं है क्वेश्चन में, आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू आप याद कर सकते हैं, बहुत इजी होती है, 6.6 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। 6.62 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये होती है प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू जो आपको पता होनी चाहिए। सी की वैल्यू मैं अभी जस्ट बताई, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और लैम्डा इन्होंने दिया है, पिकोमीटर को हमने चेंज किया है, ठीक है। मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, केवल आपके पास जो मिलेगा डेटा वो जूल में मिलेगा, मतलब आपकी एनर्जी जूल में यहाँ से निकल आई। नाउ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का है, हाउ मेनी फोटोन्स ऑफ लाइट। देखो यहाँ पे जो मैं अभी जस्ट पीछे बात कर रही थी कि वो टोटल एनर्जी देके पूछ लेंगे हाउ मेनी फोटोन्स, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। हाउ मेनी फोटोन्स ऑफ लाइट हैविंग ए वेवलेंथ ऑफ दिस, वेवलेंथ दे दी है, मतलब लैम्डा की वैल्यू दे दी है, आर नेसेसरी टू प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी, 1 जूल ऑफ एनर्जी। देखिए पहला टारगेट हमारा क्या है, उन्होंने इस क्वेश्चन को समझिए, उन्होंने बोला कि 1 जूल ऑफ एनर्जी है, ठीक है। 1 जूल ऑफ एनर्जी में अगर वेवलेंथ हम इतनी ले लें 4000 एंगस्ट्रॉम, तो कितने फोटॉन्स जो है वो इमिट हो रहे होंगे, कितने फोटॉन्स उसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। जो एनर्जी है वो फोटॉन्स है, नंबर ऑफ फोटॉन्स है। तो अगर हम इतनी एनर्जी दे दें, मतलब 1 जूल ऑफ एनर्जी दे दें और आपको बोल दें कि वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम है, तो कितने फोटॉन्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि अगर आप एक फोटोन की एनर्जी निकाल लें, अगर आप एक फोटोन की एनर्जी निकाल लें और टोटल एनर्जी आपको पता ही है, तो आपको पता चल जाएंगे टोटल फोटॉन्स कितने हैं। तो लैम्डा जब आपको दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करके, और आप निकाल लो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। E बराबर एच न्यू, मतलब E बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जो एनर्जी निकली है आपकी, ये है 1 फोटोन की एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी, और टोटल एनर्जी उन्होंने दी है 1 जूल। तो 1 जूल में कितने फोटॉन्स होंगे, देखिए अगर उन्होंने टोटल 1 जूल दे दी है, तो 1 जूल को अगर आप डिवाइड करेंगे 1 फोटोन की एनर्जी से, तो टोटल फोटॉन्स आपको मिल जाएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो 1 जूल डिवाइड बाई 1 फोटोन एनर्जी, तो ये क्या हो गया आपके, इतने फोटॉन्स हैं इसमें। देखो अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि मैं मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, तो बहुत अच्छा तरीका है कि आप यूनिट के साथ चलो, यूनिट आपको क्लियर कर देंगी कि आपको डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं मल्टीप्लाई करूं डिवाइड करूं, ठीक है। अगर देखो 1 जूल एनर्जी उसने दी थी और आपने निकाली है जूल पर फोटोन एनर्जी, तो अगर आप जूल अपॉन जूल पर फोटोन करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, फोटोन मिल जाएंगे। मतलब आपको 1 जूल को डिवाइड करना है जूल पर फोटोन, मतलब 1 फोटोन की एनर्जी जूल पर फोटोन से, तो यहाँ पे आपको टोटल फोटॉन्स मिल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो ये मैंने आपको करा दिया है सॉल्व। नेक्स्ट ये भी आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, सब प्लांक कांस्टेंट के बेसिस पे है, कुछ नहीं है। पहले वाले में आपको वेवलेंथ दे दी थी, एनर्जी पूछ ली थी। दूसरे वाले में भी आपसे एनर्जी पूछी थी, बस थोड़ा सा कन्वर्जन था जो मैंने आपको बताया था मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट का, वो उन्होंने दे ही रखा था क्वेश्चन में। तीसरे वाले में उन्होंने टोटल एनर्जी दे दी और एक वेवलेंथ दे दी 1 फोटोन की एनर्जी निकालने के लिए, बोल दिया कितने फोटॉन्स होंगे। तो 1 फोटोन की एनर्जी आपने निकाल ली और टोटल एनर्जी आपको पता ही है, तो टोटल एनर्जी डिवाइड बाई फोटोन, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, नंबर ऑफ फोटॉन्स आपने निकाल लिए। अब ये न्यूमेरिकल देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दिस, चलो लैम्डा दे दिया है, लिख लो भाई लैम्डा मिल गया हमको। इट्स जस्ट सफिशिएंट टू आयनाइज सोडियम आयन,
मतलब ये कह रहे हैं कि इतने वेवलेंथ से जो आपको एनर्जी मिलेगी, भाई वेवलेंथ से एनर्जी मिल जाएगी ना, E बराबर एच न्यू या फिर E बराबर एच सी अपॉन लैम्डा, मतलब वो लैम्डा दे रहा है, मतलब उससे हम एनर्जी निकाल लेंगे। तो वो ये कह रहा है कि इस वेवलेंथ से जो एनर्जी मिल रही है वो सफिशियंट है सोडियम आयन को आयोनाइज कराने के लिए। ठीक है, कैलकुलेट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एटम इन किलो जूल पर मोल। कुछ नहीं है क्वेश्चन में भाई, सिंपल एनर्जी निकालनी है, वही तो आयोनाइजेशन एनर्जी है। भाई उन्होंने बोला कि ये जो वेवलेंथ है, इस वेवलेंथ पे जो एनर्जी है वो सफिशियंट है सोडियम आयन को आयोनाइज कराने के लिए, और इस वेवलेंथ पे एनर्जी क्या होगी जो आप अभी कैलकुलेट करने वाले हैं, मतलब वही क्या होगी, एनर्जी होगी सोडियम आयन की। ठीक है, अब आगे देखिए, E बराबर एच न्यू एच सी अपॉन लैम्डा, एच की वैल्यू पुट की आपने, सी की वैल्यू पुट की और लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी। लैम्डा आपको दिया है नैनोमीटर में, तो एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻⁹ मीटर, तो 10⁻⁹ से आपने मल्टीप्लाई किया, आपने सॉल्व कर लिया। अब जो सोचने वाली बात है वो ये है, इन्होंने बोला है इन किलो जूल पर मोल, इन किलो जूल पर मोल, पर ये जो एनर्जी है वो तो एक फोटोन की है, मतलब एक एटम की है, ये तो एक एटम की है एनर्जी, ये आपका आंसर नहीं है, गलती यही हो सकती है। देखो आप लोग तो सब्जेक्टिव करते हो, सब्जेक्टिव में गलती होती है तो वो स्टेप मार्किंग से मार्क्स दे देते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये सब गलतियां पूरा नंबर ले डूबती हैं। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है ये एक एटम की है, क्योंकि आपने E बराबर एच न्यू लगाया था। ठीक है, तो एक एटम की एनर्जी आपने निकाल ली और एक मोल की एनर्जी पूछ रही है। एक मोल में होते हैं Na एटम्स, Na यहाँ पे अवोगाड्रो नंबर है, अवोगाड्रो नंबर है, मतलब एक मोल में इतने एटम्स होते हैं Na, और Na की वैल्यू होती है 6.02 10⁻23 एटम्स, मतलब इतने 6.02 10⁻23 एटम्स जो होते हैं वो एक मोल के बराबर माने जाते हैं। ठीक है, तो अगर इस एक एटम की एनर्जी में आप इस Na से मल्टीप्लाई कर दें तो एक मोल की एनर्जी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज द एनर्जी फॉर 1 मोल। किलो जूल में पूछा है, अगर आप सॉल्व करके आपका जूल में निकल रहा है तो आप उसे किलो जूल में कन्वर्ट कर लेना, यूनिट का आप ध्यान बिल्कुल रखना। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। तो अब हमारा अभी तक कंक्लूजन क्या निकला, हम क्लासिकल मैकेनिक्स के फेलियर को डिस्कस कर चुके हैं, ब्लैक बॉडी को डिस्कस कर चुके हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी डिस्कस कर चुके हैं, और प्लांक इक्वेशन के जितने भी न्यूमेरिकल थे चार टाइप के वो मैंने सारे आपके डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे, आगे आने वाले हैं हमारा डी ब्रोगली का पोस्टुलेट, जो आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, शॉर्ट नोट ऑन वेव पार्टिकल डुअलिटी, मतलब वेव पार्टिकल डुअल नेचर का आप पे शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, तो डी ब्रोगली के उस पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कंक्लूजन आपको बताना चाहती हूँ जो अभी तक हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, देखिए, बिफोर आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब तक 1905 में आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया था, तब तक हम क्या मान रहे थे कि जो रेडिएशन है वो वेव करेक्टर होल्ड करती है, मतलब जो रेडिएशन है वो वेव नेचर में आती है, और पार्टिकल जो है, जो मैटर है वो पार्टिकल नेचर में रहते हैं। ये बात हो रही थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन कर दिया गया था, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने एनर्जी को केवल एज ए पोस्टुलेट्स लिया था, E बराबर NH न्यू। उन्होंने तब ये नहीं बोला था कि ये एज ए पार्टिकल्स जो है वो आ रही है, उन्होंने बोला था कि अगर हम एनर्जी को H न्यू मतलब एक क्वांटाइज्ड एनर्जी मान के चले तो हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन 1905 में आइंस्टीन ने ये बोला कि जो प्लांक का जो एनर्जी है, क्वांटाइज्ड एनर्जी, वो एक्चुअली पार्टिकल्स के रूप में है, और वो पार्टिकल एक फिक्स क्वांटाइज्ड एनर्जी को होल्ड कर रहे हैं, जो कोलाइड करते हैं मेटल की सरफेस से और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर करके इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। तो आइंस्टीन से पहले क्या पता था हमको कि जो रेडिएशन है वो वेव करेक्टर होल्ड करता है, लेकिन आइंस्टीन के एक्सप्लेन करने के बाद, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ने के बाद कंक्लूजन ये निकला कि जो रेडिएशन है वो वेव और पार्टिकल दोनों नेचर को होल्ड करता है। ये आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू बता दिया था कि रेडिएशन में वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होते हैं। ठीक है, लेकिन मैटर
तभी भी पार्टिकल नेचर तक ही लिमिटेड था। ठीक है, अब 1924 में सोचो कितने साल बाद, मतलब ये जितनी स्पीड से हम पढ़ रहे हैं ये उतनी कितनी सालों सालों बाद की बात है। कहाँ 1905 में आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात की थी, और कहाँ इतने सालों बाद 1924 में लुइस डी ब्रोगली ने फर्दर इस चीज को यूज किया। तो ये केवल एक दिन का हिस्ट्री नहीं है, केवल एक दिन का रिसर्च नहीं है, ये मतलब जो साइंटिस्ट हैं वो सालों साल मेहनत करके एक चीज को प्रूव करने के लिए अलग अलग इक्वेशंस देते रहे। तो ये बहुत सालों की मेहनत थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, लुइस डी ब्रोगली ने, इन्होंने बोला कि जो नेचर है, जो हमारा नेचर है, नेचर मतलब जिसमें हमारा सर्वाइवल है, ठीक है, वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है। एक तो रेडिएशन, दूसरा मैटर। मतलब हम जितनी भी सॉलिड चीजों को देखते हैं वो सारा मैटर का फॉर्म है, लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो। मैटर तीन फॉर्म्स में रहता है, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, गैस फॉर्म में। उसके अलावा जो है वो एनर्जी है जिसे हम रेडिएशन बोल रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि जो नेचर है हमारा, हमारा मतलब मेरा नहीं, इंसान का नहीं, इस पृथ्वी का, वो दो फॉर्म्स का है। एक वो एज ए रेडिएशन है, दूसरा एज ए मैटर है। ठीक है, मतलब हमें जो भी चीजें मिलेंगी वो मैटर के फॉर्म होंगी या फिर एनर्जी होगी। ठीक है, तो इन्होंने बोला, ही सेड इफ रेडिएशन हैज डुअल नेचर, जब ये रेडिएशन डुअल नेचर होल्ड कर रहा है तो ये मैटर डुअल नेचर होल्ड क्यों नहीं कर रहा। ही सेड इफ रेडिएशन हैज डुअल नेचर देन मैटर आल्सो शुड हैव डुअल बिहेवियर। जब नेचर दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, रेडिएशन और मैटर में, और रेडिएशन डिसाइड हो गया कि दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वेव में और पार्टिकल में, तो मैटर अकेला पार्टिकल पे क्यों रह गया, इसका मतलब मैटर में भी वेव नेचर होना चाहिए। ये बताया था लुइस डी ब्रोगली ने। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पोस्टुलेट दिया, मैटर माइट आल्सो बी डिस्क्राइब्ड बाय वेव कैरेक्टरिस्टिक, मतलब मैटर में भी वेव बिहेवियर हो सकता है। इन्होंने ये कैसे प्रूव किया, इन्होंने मैटर का जो कंसेप्ट था, जो आइंस्टीन का जो इक्वेशन था, E बराबर mc², ठीक है, उसको लिया, और उन्होंने जो प्लांक की जो इक्वेशन थी E बराबर h न्यू, मतलब hc/λ, उसको लिया। उन्होंने इन दोनों को, मतलब एक जो पार्टिकल नेचर को बता रहा था, मतलब प्लांक की इक्वेशन को, और आइंस्टीन की जो इक्वेशन, तो इन दोनों को मर्ज करके उन्होंने एक नई इक्वेशन निकाली, और वो थी लैम्डा बराबर h/mc। mc c यहाँ पे वेलोसिटी है तो c को हम b लिख सकते हैं, तो लैम्डा बराबर h/mb, और mb होता है मोमेंटम, तो यहाँ h/p। तो इन्होंने नई इक्वेशन निकाली, लैम्डा बराबर h/mb, या फिर हम कह सकते हैं h/p। इस इक्वेशन से इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जो मैटर है वो भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे जो लैम्डा है वो वेव बिहेवियर बताता है, वेव नेचर, और ये p जो मोमेंटम है, जो वेलोसिटी mb, ये बताता है पार्टिकल नेचर। तो इस इक्वेशन को बोला गया डी ब्रोगली इक्वेशन। इस इक्वेशन को लैम्डा बराबर h/mb या फिर h/p, इसे बोला गया डी ब्रोगली इक्वेशन, जो डुअल नेचर, जो वेव पार्टिकल डुअल नेचर को एक्सप्लेन करता है। जो आपका क्वेश्चन आया था, वेव पार्टिकल डुअल नेचर, जिसमें लैम्डा वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है और p जो है वो पार्टिकल नेचर को होल्ड करता है। ठीक है, देखिए जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जो मैटर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उनमें भी वेव बिहेवियर होता है, जैसा डी ब्रोगली ने एक्सप्लेन किया। सिंस इनमें वेव जो बिहेवियर इतना ज़्यादा स्मॉल होता है कि इन्हें हम विजुलाइज नहीं कर सकते, हम लोग देख नहीं सकते, तो होता है, एग्जिस्ट करता है, मतलब ये भी डुअल नेचर दिखाता है, लेकिन ये बहुत ही माइनर, ऐसे कंसिडरेबल नहीं होता है। ठीक है, तो अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं, इस पे भी बहुत न्यूमेरिकल आए हैं। ए पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ दिस, मतलब वेलोसिटी दे दी है। पहले तो जब आप न्यूमेरिकल पढ़ते हो तो जो जो वैल्यू आपको दी है उनको लिखते चलो। इससे क्या होता है ना, आपको एक आइडिया लग जाता है कि जो डेटा हमको दिया है उसके अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला है इस कंसेप्ट का जो हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें वेलोसिटी दे दी है और हमको दी है उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ, वेवलेंथ की वैल्यू भी दे दी है। फाइंड द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का मोमेंटम बताइए। तो पार्टिकल वेलोसिटी है, मोमेंटम पूछा है, लैम्डा दे रखा है, तो डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है, लैम्डा बराबर h/p, p बराबर मतलब mb मोमेंटम, तो हमें क्या लैम्डा दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेलोसिटी भी दी है,
और हमसे मोमेंटम पूछा है। हाँ, तो वेलोसिटी की जरूरत ही नहीं है, सीधा यहाँ से इसी को लगा दो। वेलोसिटी का तो रिक्वायरमेंट ही नहीं हुआ इसमें, वेलोसिटी का कोई जरूरत ही नहीं है। एच रखा, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू रखी, और लैम्डा जो दे रखा था वो रखिया। लैम्डा को रखने के बाद ये हमने सॉल्व किया है और मोमेंटम आ गया। ठीक है, इसमें वेलोसिटी ए भी दे रखी थी, इसका कोई काम है नहीं। अगर वो मास पूछता तो ये फॉर्मूला लगाते और वेलोसिटी यूज होती। सिंस उसने मोमेंटम पूछा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वेलोसिटी यूज नहीं होगी इसमें। अब इसमें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है यूनिट। यूनिट को एक बार ध्यान से देखो, यूनिट को देखो, यहाँ पे मीटर है, ठीक है, और यहाँ पे जूल सेकंड है। तो अब आप सोच सकते हो कि मैं यूनिट को कैंसिल आउट कैसे करूं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जूल को मीटर के टर्म्स में लिख लो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जूल क्या होता है, जूल एनर्जी का यूनिट है, ठीक है, जूल जो है वो एनर्जी का यूनिट है। और वर्क भी है, क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वर्क W बराबर F इंटू एस, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया आपका वर्क। वर्क की यूनिट हो गई जूल। फोर्स की यूनिट होती है MA, फोर्स बराबर MA, न्यूटन्स लॉ। M मतलब किलोग्राम, A मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन है, और S मतलब डिस्टेंस, मतलब 1 और मीटर। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जूल आएगा आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, मतलब पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो जूल की जगह जब आप ये रख देंगे तो आप सिंपल मीटर से मीटर को कैंसिल करेंगे और मोमेंटम की वैल्यू यूनिट केजी मीटर पर सेकंड आप निकाल लेंगे। ठीक है, जो आप देख भी सकते हैं, मोमेंटम M भी होता है, M मतलब केजी और B मतलब मीटर पर सेकंड। देखिए, अगर आपके पास टाइम है एग्जाम में, तो आप अगर कहीं पे कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इस टाइप से उसको चेक कर सकते हैं। ये सब मैं केवल क्रॉस चेक करने के लिए बताती हूँ। मैं तो आपको सिंपल फॉर्मूला बता देती, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी लगा दो और लिख लो। लेकिन आपकी यूनिट्स, न्यूमेरिकल्स में यूनिट्स बहुत अच्छा काम करती हैं। अगर आप यूनिट्स को पैरेलल लेके चलते हैं तो आपको एक डाउट ये क्लियर हो जाता है कि मैंने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ से आप ये देख सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल आपने लगा लिया। अब एक दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। ए मूविंग इलेक्ट्रॉन हैज दिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इसमें दे दी गई है। एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है जिसकी काइनेटिक एनर्जी इतने जूल है। कैलकुलेट द वेवलेंथ, वेवलेंथ बताइए आप। मास दे दिया है और एच दे दिया है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2mv²। काइनेटिक एनर्जी का तो एक ही फॉर्मूला है, ये तो आप बचपन से पढ़ के आ रहे होंगे, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2mv²। ठीक है, 1/2mv², ये कॉमन है। अब यहाँ पे 1/2 रख लेंगे आप। m की वैल्यू आपको दी है, मास दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का, आप पुट कर लेंगे। वेलोसिटी नहीं दी है और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको दे दी है। यहां से आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। आपने जैसे ही वेलोसिटी कैलकुलेट की, आप सिंपल क्या करेंगे, डी ब्रोगली का इक्वेशन लगा देंगे, क्योंकि वेवलेंथ आपको चाहिए है और वेलोसिटी आपको दी है। मतलब वेवलेंथ और वेलोसिटी, वेवलेंथ मतलब वेव नेचर, वेलोसिटी मतलब पार्टिकल नेचर, मतलब ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करना है जिसमें वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों मर्ज हो जाए, जो आपका डी ब्रोगली वाला है, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम बी। तो एच की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट की, एम आपको दिया था, वेलोसिटी आपने कैलकुलेट की और लैम्डा आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए, दिस इज स्टेप बाय स्टेप, मतलब डेटा के हिसाब से आप सॉल्व कर रहे हैं। अदरवाइज आप क्या करेंगे, डायरेक्ट पहले फॉर्मूला को सॉल्व कर लो, उसके बाद सारी वैल्यू पुट कर लो। मतलब आपको लैम्डा और वेलोसिटी में रिलेशन ये पता है, और वेलोसिटी की जगह आप क्या रख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से ये, तो यहाँ पे वेलोसिटी की जगह अगर आप ये रख देंगे तो लैम्डा का ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। तो आप चाहे वैसे सॉल्व करें चाहे ऐसे सॉल्व करें, आपका तरीका है, आपको बस लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। दोनों तरीके एक ही हैं, एक में मैंने स्टेप बाय स्टेप किया, दूसरे में पहले फॉर्मूला को चेंज कर लिया और फिर डेटा पुट किया। ठीक है, तो जैसे आप करना चाहें, चॉइस इज योर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सब एटॉमिक पार्टिकल इज दिस। इसमें भी आपको काइनेटिक एनर्जी दे दी है, ओके। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल, ये भी सेम वैसा ही है। उसमें वेवलेंथ पूछा था, इसमें फ्रीक्वेंसी पूछा है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या होता है, म्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, तो सेम वैसा ही है, आप जैसे भी करना चाहें। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट जो मुझे हाईलाइट करना है वो ये है, इसमें फ्रीक्वेंसी पूछा है तो आप ई बराबर एच न्यू लगा के मत कर देना कि ई बराबर एच न्यू लगा दिया,
एनर्जी दी है म्यू निकाल लो, नहीं भाई, ये जो एनर्जी है ना ये टोटल एनर्जी है, और आपकी बात हो रही है काइनेटिक एनर्जी की। टोटल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो आप टोटल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के इक्वल में नहीं कर सकते इस टाइप से, जब तक आपको सब कुछ पता ना हो। तो यहाँ पे आपको ये काइनेटिक एनर्जी वाला जो फॉर्मूला है वही पुट करना पड़ेगा, और वहां से आप ये डी ब्रोगली इक्वेशन यूज करेंगे, मतलब, और आप आगे क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। तो क्या है इसमें, हाँ, एक पॉइंट और जो इसमें मुझे आपको बताना चाहिए। पहला क्या है कि आपने यहाँ से काइनेटिक एनर्जी पुट की और यहाँ से आपने वेलोसिटी निकाल ली। ठीक है, वेलोसिटी निकालने के बाद आपने इस वेलोसिटी को रखा डी ब्रोगली इक्वेशन में, और यहाँ से आपने लैम्डा निकाल लिया। अब लैम्डा निकालने के बाद ये लैम्डा और वेलोसिटी में जो रिलेशन है, जो फ्रीक्वेंसी में रिलेशन है, वो आप एक बार देख लो। ये जो रिलेशन है म्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, ये यहाँ पे सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ठीक है, जो वेव नेचर की बात होती है। लेकिन डी ब्रोगली में जो है आप वेलोसिटी वगैरह निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे पार्टिकल बिहेवियर की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो सी, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वो रिप्लेस हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बराबर होगी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई लैम्डा। तो इस टाइप से आप यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। तो ये कन्वर्जन है, और ये न्यूमेरिकल जैन एंड जैन से ही लिया है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन जैन एंड जैन से ही आते हैं, तो जितना भी न्यूमेरिकल उसका है मैंने उसी से लिया है। ठीक है, तो ये जो है डी ब्रोगली इक्वेशन का टॉपिक भी खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, देखिए अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है, दिस स्टेट दैट देयर इज इनहेरेंट अनसर्टेनिटी इन द एक्ट ऑफ मेजरिंग द वेरिएबल ऑफ पार्टिकल। अनसर्टेनिटी मतलब अनसर्टेन, मतलब अगर आपको किसी पार्टिकल के वेरिएबल को मेजर करना है तो आप बिल्कुल सर्टेन तरीके से, बिल्कुल सही ढंग से उनको मेजर नहीं कर सकते। वही जो बताया है वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने यही एक्सप्लेन किया है कि दिस इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन precisely both the position and momentum of small moving particles simultaneously। मगर मतलब अगर आप एक साथ किसी स्मॉल मूविंग पार्टिकल्स की पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ डिटरमाइन करना चाहते हैं, तो आप दोनों को प्रिसाइसली एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, एक साथ आप नहीं निकाल सकते। मतलब मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये मूव कर रहा है। अगर आप इसकी किसी पोजीशन पे, अगर आप उसकी पोजीशन जैसे ही फिक्स करेंगे, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और ये यहाँ पे है, जैसे ही आपने ये डिसाइड किया कि ये यहाँ पे है, आप यहाँ पे जैसे उसकी वेलोसिटी मतलब डिसाइड करेंगे, उसका डेटा लेंगे, वो अपनी पोजीशन बदल देगा, क्योंकि वो इतना फास्ट मूव कर रहा है। तो आप एक साथ उसका पोजीशन और उसका मोमेंटम दोनों नहीं बता सकते। अगर आप उसका पोजीशन मेजर करना चाहेंगे तब तक उसका मोमेंटम बदल जाएगा, अगर आप उसका मोमेंटम, उसकी वेलोसिटी देखना चाहेंगे तो तब तक उसकी पोजीशन बदल जाएगी। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन प्रिसाइजली बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ स्मॉल मूविंग पार्टिकल साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक साथ नहीं बता सकते। मतलब अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से पोजीशन बताएंगे तो उसका मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा, अगर आप एक्यूरेट मोमेंटम बताएंगे तो उसकी पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी। ठीक है, मतलब एरर जो है वो आना ही आना है। नाउ तो इनका क्या था कि दिस इज एरर इन डिस्टेंस, मतलब पोजीशन में डेल्टा एक्स, मान लीजिए इतना एरर मतलब बिल्कुल प्रिसाइज नहीं बता पा रहे हैं आप, तो कुछ उसमें एरर रहेगा। और ये डेल्टा पी मतलब उसके मोमेंटम में, दिस इज ग्रेटर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये है इनका फॉर्मूला जिसपे अब आप न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, एम बी, तो यहाँ पे एम डेल्टा बी हो गया, तो ये हो गया पोजीशन और वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में, ये हो गया पोजीशन और मोमेंटम के रेस्पेक्ट में। तो न्यूमेरिकल देखते हैं। कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। आपको अनसर्टेनिटी इन ए मोमेंटम मतलब डेल्टा पी, ये आपसे पूछा जा रहा है। इफ इट इज कन्फाइंड टू लीनियर रीजन ऑफ लेंथ दिस, मतलब उन्होंने आपको
आपको डेल्टा एक्स जो है वो 10⁻⁻10 मीटर उन्होंने दे दिया है। तो सिंपल है, डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम आपको निकालना है और डेल्टा एक्स आपको दिया है, तो सिंपल आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। एच आपका प्लांक कांस्टेंट है जो मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, 4 पाई 22/7, यहाँ पे 3.14 जो आप रखना चाहें, और डेल्टा एक्स आपको दिया है, तो सिंपल आप इसको सॉल्व कर लेंगे। कुछ नहीं है, फॉर्मूला है, डेटा रखो, सॉल्व करो, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये देखो ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल डिफरेंट है और ये आपकी एग्जाम में आया है और इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया है, ये आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ठीक है, द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग ऑफ दिस स्पीड, मतलब वेलोसिटी आपको दे दी है उन्होंने 600 मीटर पर सेकेंड। चलो, इज मेजर्ड टू एन एक्यूरेसी ऑफ 0.005%, मतलब ये जो वेलोसिटी उन्होंने दी है ये वेलोसिटी एक्यूरेट नहीं है, बल्कि एक्यूरेसी ऑफ 0.005%, केवल 0.005% की एक्यूरेसी से जो कैलकुलेट की गई है वो ये वेलोसिटी है। मतलब हम ये कहते हैं कि ये जो वेलोसिटी है वो 100% एक्यूरेट है, नहीं, बल्कि 0.005% एक्यूरेट है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, व्हाट वुड बी मिनिमम एरर इन डिटरमाइनिंग इट्स पोजीशन, मतलब डेल्टा एक्स आपसे पूछा है, तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी ये आपकी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, डेल्टा पी की जगह एम डेल्टा वी रखोगे तो ये हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स आपका निकल आया ये। तो आपको डेल्टा एक्स ये पता चल गया, आप सारी वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन जो आपका जो मेन पॉइंट है इसमें वो है डेल्टा बी। डेल्टा बी की जो वैल्यू आपको दी है वो एक्यूरेट नहीं दी है, बल्कि 0.005% की एक्यूरेसी से दी है। ठीक है, तो जो 600 मीटर पर सेकेंड है वो 100% एक्यूरेट वाली बात हो रही है कि अगर 100% हम एक्यूरेट मान के चले तो 600 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी उन्होंने दे दी है 0.005% ओनली, तो 100% एक्यूरेसी में वेलोसिटी कितनी है 600 मीटर पर सेकेंड, तो 1% में कितनी हो जाएगी 600/100, तो 0.005% एक्यूरेसी में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी केवल 0.03 मीटर पर सेकेंड। तो हमें जो वैल्यू पुट करनी है वो ये वाली पुट करनी है, हमें जो दे दी है वो पुट नहीं करनी है, बल्कि उसको निकालना है 0.005% एक्यूरेसी में, जो आपकी ये 0.003 निकलेगी, इसको पुट करके आपको डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है नाउ, तो ये आपका एक सेक्शन कंप्लीट हुआ है। अब हम देखेंगे इसी में क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स देखने के लिए इस पे बहुत क्वेश्चन आए हैं, स्पेशली 2 मार्क्स में इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो 2 नंबर में क्वेश्चन थे, तो मैंने मतलब दोनों क्वेश्चन बहुत ही इजी थे। अगर आप जस्ट क्वांटम नंबर्स आपको पता होंगे तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, इसलिए मैंने ये भी इसमें ऐड करके आपको एक बार बता दिया है। What is the designation of orbital having n बराबर 4 and l बराबर 3, मतलब अगर किसी ऑर्बिटल में n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 3 है तो उसका डेजिग्नेशन क्या होगा, ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन था विच क्वांटम नंबर स्पेसिफाइज द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल, शेप ऑफ द ऑर्बिटल कौन सा क्वांटम नंबर्स बताता है। तो ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक बार एक ओवरव्यू ले लेते हैं छोटा सा क्वांटम नंबर्स का। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स क्या है, टोटल 4 quantum numbers are used to describe a completely the movement of trajectory of each electron within an atom, मतलब किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन के प्रॉपर मूवमेंट और ट्रेजेक्ट्रीज को एक्सप्लेन करने के लिए 4 क्वांटम नंबर्स का यूज किया गया। ठीक है, जिसमें आपकी पहली थी n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे n से बताया, दूसरा था एंगुलर जिसे L बोला, तीसरा मैग्नेटिक जिसे M, और चौथा था आपका स्पिन जो है आपका S। ठीक है, आपका जो n था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो बताता था साइज ऑफ द ऑर्बिटल, मतलब जैसे ये न्यूक्लियस है तो 1 2 3 जो मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में मैंने जो बताया था कि ये क्वांटम नंबर से ये n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, तो ये जो n की वैल्यू थी ये बता रही थी कि साइज कितना ज्यादा है, मतलब n की वैल्यू बता रही थी कि साइज कितना ज्यादा है। जितना n की वैल्यू ज्यादा होगी, जितनी n की वैल्यू ज्यादा थी उतना ही बड़ा आपका क्या था वो एटम था। ठीक है, लार्जर द नंबर ऑफ n
फार्दर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, मतलब n की वैल्यू अगर 5 है मतलब ये न्यूक्लियस से बहुत दूर है ये वाला इलेक्ट्रॉन। अगर n बराबर 5 में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मतलब ये न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर है। इसका मतलब है कि ये लार्जर द साइज ऑफ द ऑर्बिटल, मतलब ये साइज इतना बड़ा है कि इलेक्ट्रॉन इतना दूर है, मतलब ये बता रहा है n की वैल्यू जितनी ज्यादा एटम का साइज उतना ज्यादा। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है वो आपके ऑर्बिटल के साइज को एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, एल बता रहा था शेप ऑफ द ऑर्बिटल, कि ऑर्बिटल का शेप कैसा है। ठीक है, जैसे अगर हम एल की बात करें तो अगर एल की वैल्यू 0 है तो वो एस ऑर्बिटल कैसा होता था, बिल्कुल दिस इज एस ऑर्बिटल। अगर एल की वैल्यू 1 है तो वो पी ऑर्बिटल, दीज आर पी ऑर्बिटल्स, एस पी पी एक्स पी जेड। ठीक है, अगर एल की वैल्यू 2 है तो दीज आर डी ऑर्बिटल्स, ये आपके डी ऑर्बिटल्स है, डी एक्स वाई ऐसे डी वाई जेड। ठीक है, अगर एल बराबर 3 तो एफ ऑर्बिटल। मतलब एल क्या बता रहा है, एल बता रहा है कि आपके जो ऑर्बिटल है उसका शेप क्या है। ठीक है, एन ने बताया साइज क्या है, एल ने बताया शेप क्या है। ठीक है, तो अब उसके बाद तीसरा है आपका क्या, एन। एन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बताता है कि ओरिएंटेशन कैसा है। ओरिएंटेशन मतलब एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में है, ये आपको ये बताया है। और एस ने, स्पिन ने आपको बताया कि वो स्पिन कैसा है। इस एस में आपको दो केस मिलेंगे, स्पिन अप एंड स्पिन डाउन, मतलब एस बराबर हाफ या एस बराबर माइनस हाफ। तो क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो अब पहला अपना क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने बोला कि डेजिग्नेशन क्या है अगर ऑर्बिटल n बराबर 4 और l बराबर 3 है। तो n बराबर 4 और l बराबर 3 किसके लिए था, f ऑर्बिटल के लिए। इसका मतलब 4f, किसकी बात हो रही है, 4f की। तो ये क्या है आपका 4f ऑर्बिटल है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था विच क्वांटम नंबर स्पेसिफाइज शेप ऑफ द ऑर्बिटल। शेप कौन बताता है, एल, एंगुलर क्वांटम नंबर। तो उसका आंसर क्या था, एल। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस क्वांटम नंबर से आए थे। तो मैंने एन डिस्कस कर लिया था, मैंने एल डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करने वाले हैं, हाँ हमने एल भी डिस्कस कर लिया था। देखो एल में एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर एन की वैल्यू उन्होंने दे दी है, मान लीजिए अगर उन्होंने एन की वैल्यू 2 दी है तो एल की वैल्यू 0 से n-1 तक जाएगी, मतलब 0 और 1। एल की वैल्यू 0 से n-1 तक जाएगी। तो ये थोड़ा सा मतलब इतना हाई नहीं है आपके सिलेबस में, केवल उन्होंने कुछ इंट्रोडक्शन ही क्वेश्चन में डाला है, तो मैंने उतना नहीं लेके गई हूँ। लेकिन एक छोटा सा आइडिया कि अगर हम एम की बात करें, अगर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें तो एम की वैल्यू एग्जिस्ट करती है -l से +l तक। मतलब अगर l की वैल्यू 0 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, m की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अगर l बराबर 1 है, मतलब p ऑर्बिटल की बात हो रही है, तो l 1 है तो -1 से +1, मतलब -1 0 +1। तो p ऑर्बिटल तीन में एग्जिस्ट करती है, पी एक्स वाई एक्स एक्सिस वाली, पी वाई वाई एक्सिस और पी जेड जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये ओरिएंटेशन बता दिया हमने। एल ने ये बताया था कि वो पी ऑर्बिटल है, लेकिन एम ने ये भी बता दिया उसका ओरिएंटेशन कैसा है। अगर -1 तो पी एक्स, 0 पी वाई, +1 पी जेड। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि -1 हमेशा पी एक्स के लिए ही होगा, मैं केवल इतना बता रही हूँ कि तीन ओरिएंटेशन में रहेगा वो, पी एक्स में, पी वाई में, पी जेड में। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी एक्सिस किसको कंसिडर किया है। ठीक है, तीन एक्सिस हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, मान लीजिए एक्स वाई जेड, आप इसको जेड मान रहे हैं, इसको एक्स मान रहे हैं, वो आपके ऊपर होता है जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, नाउ एल बराबर 2, तो -l से +l, मतलब -2 -1 0 1 +2। तो m कितने होगा यहाँ पे, 5 और d ऑर्बिटल भी आपकी 5 होती है, dxy dy z dzx dz² - y² x² - y² dz²। ठीक है, और जो अगर स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें तो ये एक अपवर्ड जो +½ होती है और एक डाउनवर्ड जो -½ होती है। तो ये यहाँ पे आपका होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म। तो पहला जो इसका सेक्शन था वो खत्म कर लिया है हमने। अब हम आगे देखेंगे एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स, जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मैंने देखो ये लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए, एक वीडियो 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे की हो रही है, उससे बेटर है कि इनके जो मेजर टॉपिक्स हैं
उनको मैंने डिवाइड कर दिया। मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर्स अभी खत्म किया है जितना आपके सिलेबस में है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट में एमओटी देख लेंगे। अगर एमओटी में टाइम बच गया तो उसी में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स देख लेंगे, अदरवाइज तीसरे सेक्शन में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।